हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन, उसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन, जो कि हमने कई बार पढ़ रखा है, हमें पता है फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है कि जो दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है। दो सरफेस के बीच में एक ऐसा फोर्स एक्ट करता है जो क्या करता है, मोशन यानी कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे अगर हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो लगेगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्शन क्यों होता है। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर क्या है, इसकी सरफेस स्मूथ है, सरफेस इसकी स्मूथ है। जैसे कि ये पेन है, अगर ये किसी प्लेन सरफेस पे पड़ा हुआ है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनके जो सरफेस होती है उसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होता है। और दूसरा रीजन होता है फ्रिक्शन का, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो उन दोनों के बीच में भी क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसकी वजह से भी क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्शन के टाइप। तो फ्रिक्शन मेनली दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक में ही हमारे पास दो टाइप के हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। काइनेटिक समझने के बाद स्लाइडिंग और रोलिंग आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, उसे समझने से पहले एक बात देखिए गाइस, कि क्या फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा? नहीं गाइस, यानी कि तब तो लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तब तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही। साथ ही अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हैं और अगर वो मूव नहीं कर रहा है तो भी उसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स और वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी क्या है, 5 न्यूटन। लेकिन एक लिमिट के बाद, यानी कि मान लीजिए 5 न्यूटन क्या है, इसकी लिमिट है। लिमिट स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो 5 न्यूटन के बाद, यानी कि अगर हमने लगाया 5.1 न्यूटन का फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। यानी कि ये क्या हो गई, इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, और इसी को हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब ऑब्जेक्ट लिमिटिंग वैल्यू के बाद क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा, तो उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा यानी कि मोशन कम, और मोशन ज़्यादा यानी कि फ्रिक्शन कम। तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पर है, यानी कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने लग रहा है, यानी कि फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि यहाँ पर हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड कर रहा है, तो वो हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर रोल कर रहा है, जैसे कि मैंने एक बॉक्स लिया, उसको अगर मूव किया, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर कोई बॉल है जिसको हम मूव करवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप एक बात बताइए, अगर आप एक बॉक्स को खिसकाते हैं और एक बॉल को, तो किसका मोशन ज़्यादा होगा, बॉल का। यानी कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होगा, रोलिंग फ्रिक्शन वो क्या होगा, कम होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कम है एज कंपेयर टू रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब हम देख लेते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास यहाँ है 3 लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट क्या है,
फर्स्ट हमारे पास है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस, यानी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सरफेस के नेचर पे यानी कि उनकी रफनेस और स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। सेकेंड है हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली है कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन है हमारा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल है ना, और हम यहाँ पर खड़े हैं, इस टेबल पर हमने लगाया 5 न्यूटन का फोर्स। तो 5 न्यूटन का फोर्स लगाने पर ये टेबल क्या करती है, आगे मूव करने लगती है। लेकिन अब हम लेते हैं दूसरी कंडीशन कि अगर हमने यहाँ पर किसी को बिठा दिया ऊपर टेबल पर, तो क्या अब 5 न्यूटन के फोर्स लगाने पर ये ऑब्जेक्ट आगे मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन क्यों बढ़ेगा? वेट की वजह से। और ये वेट ही क्या है, हमारी नॉर्मल रिएक्शन, जिसे हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो हम लगाएंगे कॉन्स्टेंट म्यू आर। और ये जो म्यू होता है ये यूनिटलेस होता है, ये नेचर डिपेंडेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है, सरफेस है, और यहाँ पर हमारा देखिए नीचे की तरफ लगेगा mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की ओर क्या होगी, हमारी नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर हमारा फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारी नॉर्मल रिएक्शन और ये फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे रिजल्टेंट। इसे हम आर नोट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे रिजल्टेंट। और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो रिजल्टेंट वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएंगे, जो एंगल थीटा बनेगा वो ही क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लगाएंगे टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर हमारे थीटा के सामने वाली यानी कि परपेंडिकुलर जो हो जाएगा हमारा एफ, और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमारी बेस। और हमें पता है कि यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू निकालते हैं तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई आर, और एफ बाई आर यानी कि हम म्यू इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स म्यू। ये क्या हो गया, हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अब हम बढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज की तरफ। तो एक ऐसा एंगल जिसपे क्या कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाए, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, एक सरफेस है, और ये इस तरह से मानिए कि ये पेन है हमारे पास, और ये क्या है, एक ऐसी सरफेस है जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पर पड़ा हुआ है और कितने एंगल पर वो क्या करता है, स्लाइड करने लग जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा थीटा हो जाएगा। तो अभी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि हमारा नीचे की ओर लगेगा mg यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर होगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन, और नीचे हम इसको इस mg को हम डिवाइड कर रहे हैं mg कोस थीटा और mg साइन थीटा में, mg साइन थीटा में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा यानी कि फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जो थीटा होगा, ये mg कोस थीटा और mg के बीच में जो थीटा होगा, ये और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए r यानी कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है mg कोस थीटा के, और फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है mg साइन थीटा के। हमें पता है कि F बाय आर क्या होता है, म्यू होता है, यानी कि F बाई आर अगर हम यहाँ से निकालें तो mg साइन थीटा बाई mg कोस थीटा, mg से mg कैंसिल होगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा।
और टेन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो एफ बाई आर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, यानी कि थीटा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स म्यू। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, यानी कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक बात आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।